So Pooja, so let's discuss the syllabus. This is the syllabus of business research method and project. पेपर आप लोगों के लिए नया है, इसीलिए हम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक पे आने से पहले। इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर है जिससे सारे एग्जाम्स होते हैं, पर सिलेबस में मेंशन है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपका है, दिस विल कंप्राइज ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड, और एक है सेक्शन बी जिसमें हेडिंग है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यानी कि ऑब्वियसली हम दो चीजें कवर करेंगे इसमें, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों। ए में हमारे 4 यूनिट्स हैं, बहुत शॉर्ट यूनिट्स हैं, बट वी हैव 4 यूनिट्स। पहला यूनिट है बिजनेस रिसर्च मेथड, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिसर्च पढ़ेंगे। देन बिजनेस रिसर्च प्रोसेस, यानी बिजनेस रिसर्च किया कैसे जाता है। देन मेजरमेंट, किस तरीके से अगर हमें जब रिसर्च करना है तो हम किस तरीके से अपना डेटा हैंडल कलेक्ट करेंगे, सैंपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है। एंड लास्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया है उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं। सो यूनिट 1 आपका रिटर्न होगा 70 मार्क्स का, जो आपका एग्जाम होता है उस तरीके से आप पेपर देंगे। लेकिन जो सेक्शन बी है 30 मार्क्स का, इट इज लाइक योर इंटरनल एग्जाम। आपको पता है कि मिड टर्म में इंटरनल्स में आप 30 मार्क्स का देते हैं, जिसमें आपका 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट, 10 मार्क्स का अटेंडेंस एंड 10 मार्क्स का असाइनमेंट होता है। इन तीनों को ही मर्ज कर दिया गया है हमने, और हमने इसका नाम प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखा है। तो 30 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। जैसे आप असाइनमेंट देते थे, अब आप असाइनमेंट ना देके प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, और वो रिपोर्ट आपकी 30 मार्क्स की होगी। 10 मार्क्स का जो आप रिटन एग्जाम देते थे, उस रिटन टेस्ट की जगह पे आपका एक शॉर्ट सा वाइवा होगा, जहाँ पे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कैसे, कौन से सवाल होते हैं उसमें, कि यानी कि आपने किस टॉपिक पे बनाया है, क्यों ये टॉपिक सिलेक्ट किया, आपने काम कैसे किया, उसके बारे में आप डिस्कशन करें। क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बिफोर प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको प्रोजेक्ट गाइडलाइंस भी शेयर करूंगी, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस में। फर्स्ट इज द रिसर्च प्रोसेस। यूनिट 1 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन बिजनेस रिसर्च क्या है, पहले तो रिसर्च क्या है और बिजनेस में रिसर्च का क्या स्कोप है, किस तरीके से हम स्टडी करेंगे एंड सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। देन हम उसके बारे में रिसर्च प्रोसेस एंड सो ऑन। एक सेकेंड में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की गाइडलाइंस भी डिस्कस करना चाहूंगी, ताकि आपका वो कंसेप्ट उस पर भी क्लियर हो जाए कि आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है। सो द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, they were with me. This is your content. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपका 30 नंबर का है, उसमें आप देख सकते हैं 20 नंबर आपके जो आप लिखित में देंगे, जो आपकी रिपोर्ट होगी उसके होंगे, 10 नंबर आपके वाइवा के होंगे, यानी कि जो सवाल पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या होगा, जैसे कि आपने बोला कि टॉपिक तो हम देंगे। प्रोजेक्ट का अगर आपको कुछ ऑलरेडी इंटरेस्ट एरिया का है, तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मुझे बता सकते हैं। यानी कि अगर आपको मार्केटिंग में रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, आपको ह्यूमन रिसोर्स में, अकाउंटिंग में, यानी कि एरिया सब्जेक्ट अगर आपके दिमाग में कुछ पहले से है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको टॉपिक उससे ही रिलेटेड दे दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद से बोलते हैं कि मैम हमें जो है वो अकाउंटिंग में करना है प्रोजेक्ट, या फिर हमें HR में करना है, या हमें मार्केटिंग में करना है, या अकाउंटिंग में, एनीथिंग। तो हो सकता है कि आपका खुद का भी कोई इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप एरिया दे देंगे, नहीं तो मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दूंगी, जैसे हम लोग असाइनमेंट के लिए असाइन करते हैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हम आपको दे देते हैं, उसमें से आप कोई भी टॉपिक चूज कर लेते हो। अब असाइनमेंट बनाने का भी एक फॉर्मेट है, किस तरीके से आप बनाते आए हैं। सिमिलरली आपका प्रोजेक्ट बनाने का भी एक फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि डाउटफुल थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाला ही एरिया बच्चों को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स तो कॉमन है। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें स्टार्टिंग में 4 यूनिट पढ़ते हैं और आप एग्जाम देते हैं फाइनल, सिमिलरली इसमें भी आपको करने हैं। एक नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए है, दैट इज द प्रोजेक्ट वर्क। उसको सुन के थोड़ा सा जो मेरे पास बच्चों के कॉल्स आए तो सब वरीड थे कि ये पेपर पता नहीं क्या है, इसमें प्रोजेक्ट बनाना होगा।
तो उसी को ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है, जैसे आप असाइनमेंट बनाते थे उसी तरीके से अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। बड़ी क्लास हो रही है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अब आपके असाइनमेंट्स भी अपग्रेड हो जाने चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक काम होना चाहिए, इसीलिए इसके गाइडलाइंस मैंने आपसे शेयर किए। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना होगा। प्रोजेक्ट कॉमन नहीं बनाना है, इंडिविजुअल टॉपिक होगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर इसमें लिखा हुआ होता है। अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर का मतलब ही होता है कि आपको हम बताएंगे कि आपको काम किस तरीके से करना है, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, और फाइनल जमा करने से पहले एक बार आप मुझे उसे दिखा देंगे कि दिस इज माई प्रोजेक्ट। अब मैं उसे फाइनल कर सबमिट कर दूं, तो अब मैं व्हेन आई थिंक कि यस इट इज फाइनल नाउ, या अगर इसमें किसी करेक्शन की जरूरत है देन आई विल सजेस्ट यू कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका वाइवा दोनों ही हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में यानी किसी में भी हो सकता है जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट नहीं जमा करते हैं तो आप उस पेपर में एब्सेंट माने जाएंगे, यानी इंटरनल्स आपने नहीं दिए तो आपका जो 30 नंबर का प्रोजेक्ट है दैट इज द इंटरनल्स, अगर इसमें आप एब्सेंट होंगे तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। फाइन। और वन मोर थिंग इज कि बाद में जो आपको सवाल क्वेश्चन वाइवा होगा, ठीक है, वाइवा भी मैं क्लियर कर दूं, आप बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका एक ग्रैंड वाइवा तो होता ही है हर साल। यानी कि ग्रैंड वाइवा का मतलब होता है ये 3 सालों में 6 सेमेस्टर में आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपसे सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं फाइनल एग्जाम में, और मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन सेम डे आफ्टर दैट आपका प्रोजेक्ट का भी वाइवा कर लिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट जो बनाई है आपने रिपोर्ट, आपने जो कंटेंट सबमिट किया है सिर्फ उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं देखिए नीचे हमने मेंशन भी कर दिया है। वाइवा वॉस में एग्जामिनर जिन क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछता है वो पूछता है कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, यानी जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम क्यों कर रहे हो। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जैसे बीकॉम कर रहे हैं तो हम लोग अक्सर आपसे पूछते हैं कि आप बीकॉम क्यों कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी, योर मनी, योर रिसोर्सेज एंड योर 3 years एक्चुअली। आप 3 साल में बीकॉम कर रहे हैं तो कुछ तो पर्पस होगा। सिमिलरली हम कोई भी काम करते हैं, हम जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आप काफी समय लगाएंगे, टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्यों काम कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई रीजन भाई आइडियली तो होना चाहिए, लॉजिकली तो देयर मस्ट बी अ रीजन। इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड मनी ऑन एनीथिंग सो देयर मस्ट बी सम लॉजिक। उसी सिमिलरली जो टॉपिक पे आप काम करेंगे उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होना चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा होगा। इट इज नॉट लाइक कि 10 नंबर मिल जाएंगे फायदा, तो उस टॉपिक का कुछ रिलेवेंस होना चाहिए बिकॉज इट इज अ बिजनेस रिसर्च। तो रिसर्च का एक क्राइटेरिया होता है, रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है रिलेवेंस ऑफ द स्टडी। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं जो किसी के कुछ काम आ सके, उसे कहा जाता है रिलेवेंस ऑफ स्टडी। सिमिलरली आपने कोई टॉपिक लिया तो उसका क्या फायदा है, आपने वो टॉपिक क्यों लिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी मतलब आप क्या पता करना चाह रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट इन योर प्रोजेक्ट वर्क, अपने प्रोजेक्ट में क्या जानना चाह रहे हैं या क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देन मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी, मेथोडोलॉजी मतलब आपने अपना काम किस तरीके से किया है। These are the common areas which are on which your questions may be based. अब रिपोर्ट क्या होता है, उसके कुछ सेक्शंस होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी भी मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है आपका एनालिसिस एंड फाइंडिंग, एंड फोर्थ आता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। और एक चीज मेंशन नहीं की जो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है, देखिए एक्नॉलेजमेंट बिब्लियोग्राफी ये तो लगाना ही होता है, आपका जो भी इंडेक्स होगा एक्नॉलेजमेंट होगा बिब्लियोग्राफी होगा वो आपका कनेक्टेड होगा ही। दिस आर दी इस आगे इसी में ये गाइडलाइंस जो है जो मैं आपसे शेयर करूंगी इसमें आगे डिटेल फॉर्मेट भी दिया है। दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का शॉर्ट में, क्योंकि आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने बताया। अब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या आता है, पहली चीज होगी कवर पेज। आपको यूनिवर्सिटी से कवर पेज मिलता ही है, ठीक है, जिसमें आप टाइटल लिखते हो, रोल नंबर लिखते हो, तो ऑब्वियसली आप वो वाला एक पेज जो है कवर पेज जो आपका पहले से बना हुआ है जिसपे आप काम करते हो वो एक कवर पेज लगेगा। कवर पेज के बाद ये गाइडलाइन मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। असाइनमेंट में हम देखते हैं कि बच्चे आधा अधूरा बना के सबमिट कर देते हैं,
तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, आपका वर्क जो है दूसरे जूनियर स्टूडेंट से ऑब्वियसली थोड़ा सुपीरियर होना चाहिए। सो यू मस्ट इंक्लूड दीज पेजेस। कवर पेज के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट यू पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग योर एक्नॉलेजमेंट सो फार, तो आपको पता है उसमें हम क्या चीजें मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का आपका तीसरा पेज लगेगा, यानी कि इसे हम इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक है और वो कौन कौन से पेज नंबर्स पे। देन आपका शुरू होगा प्रोजेक्ट। ये जो फॉर्मेट है आइडियली ये आपके असाइनमेंट्स का भी फॉर्मेट यही होता है। अगर आप प्रॉपरली असाइनमेंट्स बनाते हुए आए हैं तो आप इसी फॉर्मेट पे असाइनमेंट्स भी बना रहे होंगे। बॉडी ऑफ रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया, आपका मेन कंटेंट जो आप पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेनली जो प्रोजेक्ट बनाता है, जो मेन प्रोजेक्ट होता है, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन। जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हो उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, आप उस टॉपिक के बारे में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये करना है कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द या कॉलेज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ब्रांड कॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक ले लिया, दिस कैन बी योर टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। ब्रांड कॉन्शियसनेस अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, या ये अमंग द यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया कि ब्रांड कॉन्शियसनेस अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ब्रांड्स को लेके कितना कॉन्शियस हैं। अब आपका जब इंट्रोडक्शन बनेगा, जब आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन लिखना, तो इसमें क्या क्या आएगा, बैकग्राउंड, रेशनल, जस्टिफिकेशन, ब्रीफ, रिव्यू, लिटरेचर, यानी उसके बारे में। तो आप सबसे पहले बताएंगे, जैसे हमने टॉपिक लिया ब्रांड कॉन्शियसनेस अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे पहले तो आप डिफाइन करेंगे ना ब्रांड क्या होता है, किससे आप ब्रांड मान रहे हो, आप किसको ब्रांड मान रहे हो, ब्रांड कॉन्शियस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आप देखेंगे कि उसके बारे में लोगों ने पहले भी कुछ काम किया है कि नहीं किया, वो सारी चीजें आप उसमें मेंशन करोगे, यानी कि आप वो सारा डिफाइन करोगे कि आप इसके बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जा रहे हैं, और आप किन डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देंगे। देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी। जो चीज आपने जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो उसमें बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ब्रांड कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करते हैं, आप व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। एक ऑब्जेक्टिव तो यही हो सकता है टू फाइंड आउट द कॉन्शियसनेस ऑफ यंगस्टर्स टुवर्ड्स द ब्रांड्स, और ये तो एक मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स भी आपके टॉपिक के हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप किस तरीके से अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे। देखिए रिसर्च जब की जाती है तो बहुत सारी रिसर्च प्राइमरी डेटा पे की जाती है। प्राइमरी डेटा में क्या करते हैं, हम खुद जाते हैं लोगों से बात करेंगे। अगर आप प्राइमरी डेटा पे काम करेंगे तो आप लोगों से जाके, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे जाके आप पूछेंगे कि उनका ब्रांड प्रेफरेंस क्या है, या ब्रांड उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो हम अभी फिलहाल फील्ड वर्क पे जाके काम नहीं कर सकते। हमें अभी प्रोजेक्ट बनाना होगा तो हम ऑब्वियसली जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो इंटरनेट पे स्टडीज अवेलेबल हैं, हम उनके बेसिस पे ही बनाएंगे। तो हम ये देख लेंगे कि इससे पहले कितने और क्या क्या स्टडीज जो हैं ब्रांड कॉन्शियसनेस पे हो चुकी हैं, उनसे हम अपना कंटेंट लेंगे। तो हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, मेथोडोलॉजी ये हो गई कि हम सेकेंडरी डेटा पे काम करेंगे, हम उस डेटा पे काम करेंगे जो ऑलरेडी हमें अवेलेबल है। देन आपके पास अगर कोई डेटा कलेक्ट किया आपने तो आप उसको एनालाइज करोगे, फिर स्टडी करोगे, और उससे आपने क्या नतीजा निकाला है, व्हाट यू हैव फाइंड इट आउट। आपने जैसे कि टॉपिक लिया ब्रांड कॉन्शियसनेस अमंग स्टूडेंट्स, आपने स्टडी की तो आपने उसका कंक्लूजन क्या निकाला, आपको क्या लगता है कि इज देयर अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स और नॉट। और हो सकता है कि आपकी फाइंडिंग्स कुछ अलग से ही आ जाए, आपको ये पता चले कि स्टूडेंट्स जो है वो ब्रांड कॉन्शियस होते ही नहीं है, दे आर मोर प्रेफर द कन्वीनियंस एंड उनके लिए ड्यूरेबिलिटी, कन्वीनियंस, ये सब चीजें फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेनी टाइम्स हमारी जो स्टडीज होती हैं जो हमको लगता है उससे अलग भी निकल के आती हैं, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप उस पर काम करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि अच्छा तो डिफरेंट सा ही कुछ नतीजा निकला। फिर आप कंक्लूजन लिख दोगे, यानी अपनी बात को समअप कर दोगे, और रिकमेंडेशंस आगे के लिए कुछ रिकमेंडेशन। सो आई विल बी शेयरिंग यू फ्यू प्रोजेक्ट्स, मैं कुछ आपको प्रोजेक्ट्स भी शेयर करूंगी सैंपल के फॉर्म में, जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस आपके ऐड होंगे लास्ट में। देन एनेक्सियर्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन यूज किया है अपने
प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क, दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। कवर पेज कुछ इस तरीके का होता है आपका, अगर आपके पास है तो फाइन, नहीं तो आप इस सैंपल से भी ले सकते हैं। दिस इज योर कवर पेज। फिर एक आप सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऐड कर देते हैं इसमें। देन स्टूडेंट का डिक्लेरेशन, एक ये पेज ऐड होता है। और ये कुछ मैंने एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है, यानी कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, 56 टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, जो जिनमें से कोई भी एक टॉपिक आप अपने इंटरेस्ट का चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जो आपको, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द टॉपिक, दिस आर द एरियाज। जैसे कि यहाँ पे है कंज्यूमर बिहेवियर, आपको लगता है कि मुझे कंज्यूमर बिहेवियर में इंटरेस्ट है, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर का कोई टॉपिक ले लेंगे और फिर आपको उस टॉपिक पे काम कराएंगे। काम कैसे करना है, ऑब्वियसली आई एम देयर टू सुपरवाइज यू, इसीलिए यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, यानी कि जो टीचर होगा आपको वो बताएगा कि प्रोजेक्ट आपका कैसे बनाया जाना है। सो दिस वाज योर प्रोजेक्ट वर्क। कमिंग बैक टू योर सिलेबस, अब हम फिर से सिलेबस पे आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि अब आपके जो यूनिट्स, फाइन, आई हैव ऑलरेडी टेकन द 2 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पे बेसिक्स रिसर्च हम पहले बात कर चुके हैं, and I have shared the lecture which I have taken on the research on the YouTube channel of your department. So you can go to the YouTube channel of your department to find the first lecture which we have discussed in the class that you have missed. अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। एंड सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है तो उसके लिए, रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, टू सर्च समथिंग, कुछ पता करना, ठीक है। हमने पहले भी बोला कि रिसर्च क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि किसी की टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अगर हमारे आसपास कोई रिसर्च हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढा जा सके, या फिर हमें इधर द सॉल्यूशन और हमें सजेशन, या ऑलरेडी अगर कोई नॉलेज एग्जिस्टिंग है तो उसमें हम कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकें। कैसे करेंगे रिसर्च? अब हमने बोला कि रिसर्च का टॉपिक, प्रोजेक्ट का जो टॉपिक होगा आपका, ऑब्वियसली एक रिसर्च टॉपिक ही होगा। अब आप प्रोजेक्ट का टॉपिक आप कैसे चूज करेंगे? आपके आसपास अगर कोई भी जो सी अराउंड यू और कोई भी समस्या आपको लगती है, तो उसकी जो हम खोज करेंगे, उसका जवाब जो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी रिसर्च होगी। बिजनेस में डे टू डे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है वो एक शॉप ऐसी है जिसकी बहुत सेल हो रही है, और उसी के बगल में एक शॉप ऐसी है जो बिल्कुल नहीं सेल हो रही है उसके यहाँ। ऐसा क्यों? दोनों ही ग्रोसरी शॉप है। अब यू कैन डू द रिसर्च ऑन दैट, आपका ये टॉपिक हो सकता है, यानी कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या, मतलब हाउ कैन अ शॉपकीपर, how can a businessman, how can an entrepreneur attract the customer, or what are the factors which encourages any person to choose any product? This can be your area ना, कि अब ऐसी क्या बात है कि एक दुकान तो इतना चल रही, दूसरी नहीं चल रही। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए आप स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए हम स्टडी इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, तो हम उन लोगों से बात करें जो सामान खरीद रहे हैं कि भाई आप इस दुकान पे जा रहे हैं, इससे क्यों सामान खरीद रहे हैं, इससे नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सजेशंस आएंगे, ऐसे बहुत सारे आंसर्स आएंगे, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीजें हमारे कस्टमर को ज्यादा इफेक्ट करती हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं जिन पे चीजें एक्सपेंसिव भी होती हैं, नॉट सो चीप, देन ऑल्सो कस्टमर वांट्स टू गो एंड शॉप देयर। So what is the factor which encourage a customer to go and shop in a particular place or the particular market or a particular shop? This can be a research problem. तो इस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम होती है, और उसका जो हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च। रिसर्च की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इट इज अ सिस्टमैटिक, इट इज सिस्टमैटिक, इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। रिसर्च करने का एक तरीका होता है। तभी तो हमने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट बताया। हमने बोला पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ सिस्टमैटिक वे टू डू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी हमारा किसी रिसर्च टॉपिक पे होगा, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका एक तरीका होता है कि हम किस तरीके से इस पे काम करेंगे, और वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करके भी फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। रिसर्च का बिजनेस में क्या स्कोप है? ऑब्वियसली बिजनेस में
there are the multiple fields जिसमें कि हमें we need to, business is very dynamic. Multiple fields की बात ये है, I was talking about कि research is not only restricted to business or the academics, research is everywhere. यूनिवर्स में, वर्ल्ड में जहाँ पे भी कोई भी चीज है वहाँ पे रिसर्च भी है. हम यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं, हम अर्थ के बारे में, हम सॉइल के बारे में, हम प्लांट्स के बारे में, हम एनिमल्स के बारे में, हम ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में. जब इतनी सारी स्टडीज करते हैं, वो क्या स्टडीज होती हैं, वो रिसर्चेस होती हैं. उससे हमारे पास कुछ फैक्ट सामने आते हैं और उन फैक्ट्स के बेसिस पे हम अपने आगे के डिसीजंस लेते हैं, हम अपने आगे के प्लान्स लेते हैं. हमको अपने रिसर्चेस से समझ में आता है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों का इंटरेस्ट ये होता है, उनको हमें इस तरीके के वो, जैसे कि हम ये जानते हैं कि परिवार का माहौल बच्चे के अपब्रिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमें स्टडीज से पता चला है, हमें रिसर्च से पता चला है, हमें स्टडीज ने बताया है कि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको कैसा माहौल दिया जाए, उन्हें कैसी अपब्रिंगिंग दी जाए. करियर के लिए भी रिसर्चेस होती हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, किस तरीके से पढ़ाई की जाए, व्हाट फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट. लाइक साइकोलॉजी में स्टडी होती है, हम फिलॉसफी में रिसर्च होती है, स्पोर्ट्स में रिसर्च होती है, ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च होती है, मेडिकल साइंस में रिसर्च होती है. सो रिसर्च इज एवरीवेयर बिकॉज प्रॉब्लम इज एवरीवेयर. जहां पे भी समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा. इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. बिजनेस में बहुत सारे हमारे सामने, लाइक मैंने बोला कि बिजनेस आजकल बहुत डायनेमिक एटमॉस्फेयर में डील कर रहा है. हमारा बिजनेस में तो चीजें बहुत तेजी से चेंज आता है, हमारा मार्केट बहुत तेजी से चेंज होता है. तो विद द चेंज इन टाइम वी नीड टू बी अपग्रेडेड. अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हमें कुछ ट्रेंड का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे कस्टमर को क्या चाहिए. एक रिसर्च स्टडी मैंने पढ़ी थी एंड दैट इज वेरी रिलेवेंट वाज दिस कि जब हम, दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ अ कस्टमर. अगर हमें अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो हमें उसकी साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए. साइकोलॉजी मतलब मेरा कस्टमर किस तरीके से सोचता है. उस रिसर्च में ये लिखा था कि आप जब शॉपिंग मॉल जाते हो तो आपने ज्यादातर देखा होगा जो बिलिंग काउंटर्स होते हैं ना, खास करके जब हम स्पेंसर्स एंड हम बिग बाजार और ऐसे शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पे इन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो वहां पे जो बिलिंग काउंटर्स होते हैं वहां पे इडिबल थिंग्स होती हैं, या कि वहां पे जो रैक्स लगी होती हैं उसमें चॉकलेट्स और ये सब सामान रखे रहते हैं. या और बाकी आप शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो जहाँ पे एग्जिट होता है वहां पे बहुत सारी जगहों पे कुछ खाने के स्टॉल्स मिलेंगे, यानी ईटिंग पॉइंट्स वहां पे होते हैं जहाँ पे कस्टमर एग्जिट कर रहा होता है. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि बाय द टाइम वी आर शॉपिंग फॉर आवर प्रोडक्ट्स वी गेट वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो हमारे अंदर से क्रेविंग होती है टू ईट समथिंग, और वहां पे अगर कुछ खाने का सामान मिलता है तो हम उसे फौरन खरीद लेते हैं. और यही खाने पीने का सामान अगर हम एंट्री पर रख दें तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस समय वो फ्रेश अपने घर से आया है, उसके दिमाग में उसको शॉपिंग करनी है. द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बी डाइवर्टेड विद दोस थिंग्स. सो व्हाट इज दिस इज द साइकोलॉजी फॉर कस्टमर. कस्टमर की साइकोलॉजी. अब ये तो हमारी स्टडीज ने, हमारी रिसर्च ने हमको बताया कि ऐसा करिए तो ये सामान बिकेगा. क्या चीजें किस एज ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, क्या चीजें लाइक हमें रिसर्च से समझ में आया कि आजकल की हमारी पढ़ी लिखी मदर्स जो हैं दे आर वेरी न्यूट्रिशन कॉन्शियस. वो अपने बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, अपने परिवार की न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए बहुत कॉन्शियस है, बिकॉज नाउ वी हैव मोर एजुकेटेड मदर्स या एजुकेटेड वुमेन इन द फैमिलीज. और कहीं ना कहीं परिवार की जो शॉपिंग होती है वो घर का जो फीमेल बंदा होता है, फीमेल सदस्य होता है, वही कर रहा होता है. उसको ध्यान में रखते हुए अब हमारे देखिएगा सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे ही आते हैं. जो घर के सामान बिकने वाले होते हैं, हम कहते हैं दिस रूम फ्रेशनर इज एंटी बैक्टीरियल ऑल्सो, है, एंड दिस फ्लोर क्लीनर विल किल ऑल द जर्म्स. ठीक है, हम बोलेंगे दिस ड्रिंक कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड. व्हाट इज दिस. अब वो छोटा बच्चा जिसके लिए आप ड्रिंक बेच रहे हो उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा कंज्यूमर नहीं, हमारा जो कस्टमर है वो कौन है, पैसा कौन खर्च कर रहा है, खरीद कौन रहा है, उसकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं. तो ये हमारी रिसर्चेस ही हमें बताती हैं कि किस तरीके से हम अपने एक्शन को प्लान करें.
And business, as it's very dynamic and there's a lot of competition, we cannot leave any stone untouched. We need to be very updated. हमें अपने आप को हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है, और अपडेट रहने के लिए हमें जरूरत है कि हम फ्रिक्वेंटली उस फील्ड में रिसर्च करते रहें. लोग जो ह्यूमन बीइंग, बिकॉज बिजनेस इज डीलिंग विद अ ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, दैट इज टू कैटर द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. भाई इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे बिजनेस चल रहे हैं. तो ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन जो बिहेवियर है, वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है. पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली इन अ डिफरेंट सिचुएशन. वो अलग समय पे अलग तरीके के डिसीजंस लेगा. किस तरीके से हम उसकी साइकोलॉजी को समझ सकें, हम किस तरीके से, जब हम अपने कस्टमर को समझेंगे, उसके डिमांड को समझेंगे, तब हम अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करेंगे उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट. अब वो पुरानी कहानी चलेगी. पहले प्रोडक्ट थ्योरी थी, प्रोडक्शन थ्योरी थी. प्रोडक्ट थ्योरी क्या बोलती है? प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो बिकेगा ही बिकेगा. मार्केटिंग पढ़ी होगी ना आप लोगों ने. प्रोडक्शन थ्योरी क्या बोलती है? जो भी कुछ बना दिया वो बिक ही जाएगा. बट नो, नाउ डेज थिंग्स हैज बीन चेंज्ड. अब प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बिकेगा जरूरी नहीं है. प्रोडक्शन हो गया तो वो बिकेगा जरूरी नहीं है. आपके कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या सोच है, whether it is you are able to understand your customer or not. जितना बेहतर आप अपने कस्टमर को समझ पाएंगे, उतना सक्सेसफुल बिजनेस आपका हो पाएगा. So this was all about the basics of the business research, and we'll continue the scope, purpose of and objectives of business research from tomorrow class. आपकी जो बिजनेस रिसर्च एंड मेथड की क्लास है, ये 6 क्रेडिट की क्लास है. 6 क्रेडिट की क्लास का मतलब होता है कि आपके सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे एवरी डे यू विल हैव अ लेक्चर. और हर दिन लेक्चर होगा, कल भी होगा. कल ट्यूटोरियल नहीं होगा, कल नॉर्मली लेक्चर होगा, क्योंकि अभी हमें सिलेबस को कैचअप करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I will continue the same topic tomorrow. If you have any query or any question, if you have any query or any question, you may ask.